वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार दुनिया भर को खबरदार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान आरएसएस की हिंदुत्व ज़हनियत पर मबनी जमात के कब्जे में है इस वक्त, जिससे हिंदुस्तान में आबाद मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हमसाया ममालिक तक को भी खतरा है। मोदी की आरएसएस से वाबस्तगी किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। आरएसएस के जो गुंडे हैं उनको बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर में मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कश्मीरी हुर्रियत लीडरों को दहशतगर्द करार देकर शहीद किया जा रहा है। यही नहीं, अब हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर किए गए हमलों को सरेआम तस्लीम भी कर रहा है और इसे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में हुर्रियत तहरीक की हिमायत का रद्दे अमल करार दे रहे हैं। देखिए कैसे जहर उगला जा रहा है। इस फोन में बुक्ति, मरी, मैंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलोचिस्तान में लोकेशन के साथ व्हाट्सएप कर दूंगा। आपका नंबर है मेरे पास। बलोचिस्तान इज 45% द साइज ऑफ पाकिस्तान। 45% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास इज बलोचिस्तान। ठीक है, आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क होगा और जिस तरीके और बलोचिस्तान की आजादी के लिए हम खड़े हैं साथ में अपने बलोच भाइयों के। ठीक है, सुनो, अब तुम देखना बलोचिस्तान में क्या होता है। लॉन्ग लिव बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल वेयर कमर चीमा and also Brigadier Saab will have to take a long live the Baluchi freedom struggle, long live every Baluchi freedom fighter, long live every इतना खुला इकरार था। ये भारतीय मीडिया की जानिब से ये जहर अफशानी इस वक्त की गई जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का एक ऑफिसर और 5 जवान शहीद हुए। ये पहली बार नहीं कि बलूचिस्तान में शरपसंदी का ताल्लुक भारत से साबित हुआ हो। इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारत आर्मी का एक कर्नल रैंक ऑफिसर भी पकड़ा था। कुलभूषण यादव को भी हिंदुस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में शरपसंदी के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी करके भेजा गया था। भारत किसी तौर भी अपनी शरंगेजी से बाज नहीं आ रहा है और अब तक भी नहीं आ रहा है। अब से कुछ ही रोज पहले और ये तमाम जो बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई है, इससे पहले इमरान खान साहब ने खबरदार किया था कि पुलवामा जैसा कोई ड्रामा जो है वो करने की कोशिश की जाएगी, कोई इस तरह की मजमूम कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी और फिर वही हुआ। हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अशरफ जहांगीर काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, साबिक सफीर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जी जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे हम तफसीलन इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले काजी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। साबिक सफीर आप रह चुके हैं, यकीनन आपको बड़ी वाज़ेह किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो गई। यूएन की करारदाद बहुत क्लियर है। मुझे ये बताएगा कि वहां कश्मीर के हवाले से स्पेसिफिकली अगर मैं पहले बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा मुद्दा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर का ही है, तो कश्मीर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही क्लियर किस्म की यूएन की करारदाद हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कानून की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं भारत की तरफ से, पहले हम देखते हैं कि फौज को वहां पर बढ़ाते हैं, फिर कानून में तब्दीली की जाती है, फिर कश्मीरियों पर जुल्म और सितम शुरू होता है और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कश्मीरी लीडरान जो हैं उनको भी शहीद किया जा रहा है। क्या हम अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ रहे, जो इतनी मजमूम कार्रवाइयां जारी और सारी हैं हिंदुस्तान में और भारत को कोई पूछने वाला नहीं है? क्या समझते हैं आप? जी शुक्रिया, मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने की शुक्रिया। ये देखें, हिंदुस्तान का जो मौकफ है वो तो सरासर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गलत है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में कोई वैसे कोताही नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसका असर रसूख है और दुनिया जो है उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं और सपोर्ट, वो मार्केट को देखते हैं, साइज को देखते हैं और ये इंसाफ और कानून जो है उसको निस्बतन कम ही देखते हैं। वो तो दिखाने के दांत हैं। तो ये जो रियलिस्टिक है वो देखते हैं कि पाकिस्तान की अहमियत ज्यादा है या एक बड़ा मुल्क हिंदुस्तान। तो वो जानते हैं कि जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर वो सरासर गलत है और अगर ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो एक दो स्टेटमेंट भी देते हैं और कांग्रेस में भी स्टेटमेंट्स हुई हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी। लेकिन इससे ज्यादा वो आगे जाने की वो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान की सपोर्ट उनको हासिल हो। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो जानते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है उसके बहुत सारे अंदरूनी मसाइल हैं, वो दबाव का शिकार बन सकता है। लिहाजा वो सारा दबाव जो है वो पाकिस्तान पे लाते हैं। तो खबरदार आपने ये किया, नहीं तो फैसद के जरिए हम वो करेंगे, IMF के जरिए कुछ और करेंगे, क्योंकि हमने अपने लोगों के साथ और अपने आप के साथ
हमने इस 70 साल में वो इंसाफ नहीं किया जो कि हमें करना चाहिए था। आप जानते हैं कायदे आजम का पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, 25 साल के अंदर अंदर उसको हमने दफना दिया। और इकबाल का जो एक खास था मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुल्क, उसको भी हमने दफना दिया। उसके बाद हमारी जो हुकूमतें हैं कुछ अच्छी हैं कुछ नहीं अच्छी, लेकिन मसाइल बुनियादी और जो बेसिक मसाइल थे जिसकी बुनियाद पर एक सही मुल्क हम बन सकते थे, तो वो उस हम कुछ कासिर रहे हैं और उसका जो उसके नताइज जो है हम भुगत रहे हैं। हिंदुस्तान को ये मौका मिला है, आप जानते हैं चीन और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। दोनों चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान, वो चीन भी चाहता है कि हिंदुस्तान को जरा दूर करें अमेरिका से, और अमेरिका तो चाहता है कि वो उसका एलाय बन जाए। सही। चीन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखलिस दोस्त, सबसे ताकतवर दोस्त है, सबसे मुखलिस दोस्त है। बल्कि हमारे मुसलमान ममालिक में कम ही ऐसे मुल्क हैं जो इतने मुखलिस दोस्त हैं जितने चीन। लेकिन चीन का अपना एक कैनवस है, दुनियावी कैनवस है, ग्लोबल कैनवस है, और हमें भी ये देखना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं, वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इंडिया का तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। अब ये बात जाहिर है, दुनिया पर जाहिर है कि कश्मीर पे जो कर रहा है न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है, हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये सरासर ये जा रहा है नस्ल कुशी की तरफ। अब नस्ल कुशी की तरफ जा रहा है दुनिया जो मालिक है वो लेकिन प्रेशर नहीं लाएंगे इंडिया पे। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगी। ये जो नस्ल कुशी के हवाले से बात की, अब जो इंडिया के अंदर से कुछ सही नवाजे हैं, जिस अरुंधति राय है वो भी जेनोसाइड के हवाले से बात करती हैं, लेकिन अब जो दूसरी कुछ चीजें हैं उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। और वो भारतीय आर्मी चीफ का जो बयान है वो आपके इल्म में भी यकीनन होगा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बात की जाती है, उसके ऊपर भी बुरी नजरें जो हैं वो डाली जाती हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जिस प्रेशर की बात की है काजी साहब ने, ये वही प्रेशर है या फिर आपको लगता है कि बाकायदा कोई प्लानिंग जो है वो भारत इस हवाले से कर रहा है, या फिर आप समझते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं या प्रेशर टैक्टिक है? रही तो प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है एक्चुअली, तो भारत एक स्टेप के बाद तो सारे कानूनी स्टेप्स थे वो लेता गया और दुनिया में किसी ने चेक नहीं किया, तो लाजमन वो एक प्लान के तहत चल रहे हैं। ये नहीं है कि ऐसे ही एक स्टेप कर दिया और फिर उसके बाद उनको नींद आ गई या ख्वाब आएगा कि क्या करना है। ये एक प्लान है जो कि अजीत डोवल और राजनाथ वगैरह के माइंडसेट के लोग हैं, वो थोड़ा बहुत बोल भी देते हैं और प्लान जिस पे अमल करते। मसला ये है कि सीपैक की वजह से जो सीपैक है वो कंसर्न है अमेरिका का भी और का भी। नेचुरली भारत तो देखना नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में तरक्की करे या उसकी इकॉनमी बाहर हो, तो आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का जो नारा या उसके ऊपर अगर एग्रेशन करने की जो प्लान है तो ये अमेरिका को भी काबिल कबूल है, क्योंकि अगर सीपैक डिस्टर्ब होता है तो अमेरिका का मकसद भी पूरा हो जाता है और भारत पाकिस्तान के सही इतिहास से फोकस जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, जहाँ पे लोकल पॉपुलेशन, इनके लोग जो बाहर पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं उनको कॉन्टेक्ट किया जाता है, उनको प्लान करने की कोशिश की जाती है, सारा फोकस उधर है। और उनको अंदाजा है कि अगर उन्होंने उस तरफ कोई कार्रवाई की तो उनको अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर अप्रूवल मिल जाएगी, कुछ न कुछ उनको देगी और ये मामला उनका सीधा। खराबी हमने इसमें ये की है कि जब पुलवामा का किस्सा हुआ तो पुलवामा के वक्त हमने मिलिट्री रिस्पॉन्स तो दी, लेकिन हमने अपने डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स नहीं दी, उस चीज की वजह से जो हमारी सॉवरेनिटी वायलेट। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पुलवामा का वाकया जैसे ही हुआ उसका ना किसी ने तहकीक की, ना कुछ भारत ने इल्जाम लगाया, और एक आध दिन के अंदर अंदर बाज मुल्कों ने कहा कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। अब जब भारत के पास से सबूत कोई नहीं निकले और जो सबूत हमें जो कुछ दिया गया वो कागज के टुकड़े थे, तो फिर हमें उन मुल्कों के साथ बात करनी चाहिए थी, उनसे प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि आपने कहा कि भारत रिटेन करता है राइट रिटेलिएट करने का, हमारी सॉवरेनिटी वायलेट, आपने क्या सबूत देखा था जिसके बुनियाद पर आपने कहा? बात यह है कि ये चीज न्यू नॉर्मल बन गई, आइंदा भी हो। ठीक है, न्यू नॉर्मल बनती जा रही है, ये बड़ी खतरनाक किस्म की बात है कि ये चीज न्यू नॉर्मल बनती जा रही है, जिसको ताही का जिक्र किया है जनरल साहब ने।
जी जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम मिलिट्री रिस्पॉन्स पे इतने खुश हो गए कि हमने हाँ। छलांगे मारनी। सही है। असल किस्सा तो वो है कि जब आपको सबूत कोई नहीं दिया तो जिन ममालिक ने हमायत की थी हमारे ऊपर हमला करने के लिए, अच्छा उनके साथ हमने की। काजी साहब, यही पॉइंट लेकर मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो जनरल साहब ने कहा है कि मिलिट्री रिस्पांस के ऊपर हमने छलांगे मारना शुरू कर दी, जो असल काम था वो किया नहीं, तो काजी साहब मुझे ये बताएगा कि आप समझते हैं कि यहाँ पर कोताही हुई है? एक और अहम नुक्ता मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, और वो ये कि आपको लगता है कि हमने सारे फोरम्स जो हैं वहां पर दरवाजा खटखटाया है, एक्सप्लोर किए हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं ICC की या ICJ की, क्या हम उन फोरम्स पर गए हैं? वहां पर हमने कोई दरखास्त दी है भारत की जो मजमून कार्रवाइयां हैं इनके खिलाफ? क्या उन फॉर्म्स को इस्तेमाल किया? और अगर नहीं किया गया तो ये कितनी बड़ी कोताही है और क्यों नहीं किया जा रहा? देखें जी, मैं खुद फॉरेन सर्विस का रहा हूं मेंबर, सफीर रह चुका हूं फॉरेन सर्विस में, कोई मेरी 40 साल खिदमत रही है। मैं तरफदारी अपने इदारे का एक हद तक ठीक है, अगर मैं करता हूं तो वो जायज भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत आसान है कि आप सारा दिन उस इदारे पे रखते हैं जो जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल काम है। अगर कोई उनकी वो खुलम खुला अंदरून पाकिस्तान उनकी नुक्ताचीनी करें तो वो इस बहस में नहीं पड़ते हैं। दरअसल क्योंकि वो उनके लिए प्रोफेशनली ये गलत काम है कि नहीं, गलती हमारी नहीं थी, गलती उस इदारे की थी या उस इदारे की थी, हमारी नहीं थी। मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, पाकिस्तानी हूँ, सीनियर रिटायर्ड पाकिस्तानी, नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी मिनिस्ट्री। मैं आपको बता रहा हूँ हमारी डिप्लोमेसी जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और आपने ICJ की बात की है, ICJ ये कहना बड़ा आसान है, आप जाएंगे वहाँ, ICJ का तो ज्यूरिस्डिक्शन है, ज्यूरिस्डिक्शन को बनाना पड़ेगा कि क्या इसमें उसका ज्यूरिस्डिक्शन बनता है या नहीं। आपको वकीलों से मशवरा करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने मशवरा किया न सिर्फ अपने वकीलों के साथ, लेकिन दुनिया के जो बड़े माहिर हैं उन्होंने कहा कि भाई वो इतना आसान नहीं है कि वो लेंगे, तो फजूल में जाना और फिर वहां से ये कि मंथली कोई नतीजा आ जाना, वो फिर बताते खुद एक और। आई एम रियली सॉरी, ऑब्वियसली मेरा तो ये एक्सपीरियंस नहीं है और मेरी एक्सपर्टीज इसके ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, बहुत माजरत के साथ मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर नतीजा मनफी रहे, इस डर से हमें जाना ही नहीं चाहिए। डर की बात नहीं है, काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, मशवरा करना पड़ता है। और हमारे जो आम लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं फॉरेन ऑफिस को, वो जानते कुछ भी नहीं है, उन्होंने स्टडी तक नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, चार्टर ऑफ द मतलब ये जो ICJ का है वो क्या है, what is the basis on which they take note and accept the case for hearing, वो सारी चीजें को सामने रखना पड़ता है। ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के मुताबिक आप जानते हैं, आपको जाना पड़ता है, नहीं तो आपकी फजूल में रुसवाई हो जाएगी। और तो ये इस किस्म के मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद क्रिटिसिज्म से इससे कोई फायदा नहीं होता है, फजूल की बातें हैं। दरअसल पाकिस्तान का वेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है दुनिया में। वो क्यों है वो अलग बहस है, वो क्यों नहीं है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। और जो आप जानते हैं ये दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चल रहा है, कुछ में ये क्यों हो रहा है, साकिब का केस पाकिस्तान पर क्यों है, IMF की तरफ से ये हर 22वां दफा हम जा रहे हैं वहाँ, ये सारी चीजें जो है आपके इमेज को अफेक्ट करता है। तो जब आप जाते हैं एक बहुत बड़े मुल्क के खिलाफ और ममालिक, तो वो तो अपने मफाद को देखेंगे और दूसरा आपके रेपुटेशन को भी देखेंगे। तो पाकिस्तान को अपने आप को भी बनाना पड़ेगा ताकि आपकी सुनवाई हो, आपका इमेज बेहतर हो, और आपका जो आप कहते हैं कश्मीर के बारे में, उसके बारे में लोग संजीदगी से सोचने लगेंगे। अब तो सिर्फ उनका कहना यह है कि भाई आप पीस रखें, एस्केलेट न करें, पीसफुल हल ढूंढें। अब जब हम कहते हैं उससे कि हिंदुस्तान वहाँ दरअसल खुशी पर उतर आए हैं और जेनोसाइड वॉच की तरफ से दो अलर्ट आए हैं, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि ये हकीकत है। इसके वजूहात क्या है, इसके लिए एक बहुत संजीदा डिस्कशन की जरूरत है और ईमानदारी से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हकायक छुपे हुए हैं, उसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा।
दुरुस्त करना पड़ेगा, तब जाके हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी पॉलिटिकल पॉलिसी, हमारी इमेज पॉलिसी बेहतर हो सकती है। जनरल साहब, मुफ्त में नहीं हो सकता। ठीक है जनरल साहब, आई नीड योर कमेंट ऑन दिस। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अगर देखें तो एक बेबसी सी है। काजी साहब का ये मानना है कि पहले इमेज दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको जो है वो इल्जाम देना पड़ेगा जो है आपकी जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर, और जो सफीर आपके काम कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर उंगली उठाने से पहले आपको अपना इमेज जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा। तो अभी फिर इसका मतलब है कि उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता, बेबसी है, इंडिया उसका खूब फायदा जो है वो उठा सकता है। देखिए, इमेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो पाकिस्तान का नाम भारत हमेशा टेररिज्म से जोड़ता रहा। तो कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे 70,000 लोग मारे गए, हम टेररिज्म का शिकार रहे, और उसके बावजूद भारत कामयाब हो गया दुनिया को ये कहानी कराने में कि पाकिस्तान भी टेररिज्म करता है। भारत में टेररिज्म नहीं हुआ। वो 2-3 वाकयात जो उन्होंने खुद स्टेज किए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने हर दफा तहकीकात की और कहा कि जनाब हम मुलव्वस नहीं हैं, लेकिन हमने दुनिया को कायल करने की कोई कोशिश नहीं। मैं जो पुलवामा का रोना रोता हूँ वो इस वजह से मैं कहता हूँ कि वो आपके पास एक मौका था कि आप दुनिया को बताते कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, और ये यहाँ पे उन के साथ आपको बाकायदा नेगोशिएशंस करनी चाहिए थी जिन्होंने आपके ऊपर हमले के लिए उसको एनकरेज किया था। क्योंकि ये तो उन्होंने आपको आपके खिलाफ उनको एक ब्लैंक पेपर दे दिया कि जब भी आप इल्जाम लगाएं, नाउ यू हैव द राइट। तो जंग तो होगी। आपने इस चीज से बचने के लिए उनका पोल खोलना था, दुनिया को बताना था कि जनाब अगर कहीं कुछ है तो हमें सजा दीजिए, लेकिन जब सबूत कोई नहीं और कोई ऐसी बात नहीं, फिर भारत की बात आप क्यों मानते हैं? आप इसके लिए बहुत सारा कुछ कर सकते थे। कल भूषण वाला किस्सा आपके पास था, एहसानुल्लाह एहसान के बयान आपके पास थे। भारत का टेररिज्म को खुद नरेंद्र मोदी ने लाल किले की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा कि अब हमें अप्रोच कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले और गिलगित वाले और आजाद कश्मीर वाले। क्या ये नहीं कहा था उसने? क्या हमने इन चीजों को लेके कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाई कि हम दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब करें? हमने नहीं की। हमें तो सबसे पहले ये साबित करना था कि जनाब हम टेररिज्म नहीं कराते। और जितना झूठ भारत ने बोला, आप देखिए कि जब पठानकोट का हुआ तो उस वक्त उसके कुछ दिन बाद एक वाकया इसी तरह का इंडियन गुजरात में होने लगा। हमने इतला दी भारत कि जनाब इंडियन गुजरात में ये होने लगा है, 6 लोगों के हमें नाम पता चले हैं। ये अफगानिस्तान कुछ जिहादी लोग लेके गए हुए साथ जिनपे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने था, लेकिन ये सारी चीजें फॉरेन ऑफिस के पास है। मियां नवाज शरीफ को देते नहीं, पर भूषण का नाम नहीं लेते थे। मसला ये है कि जब तक आप अपना इंटरेस्ट पुश करने के लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज नहीं करेंगे तो इमेज तो आपका प्लान बनाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब तक एंगेज नहीं किया जाएगा तब तक मस्बत नताइज सामने नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया अशरफ जहांगीर काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसके